किसान भाइयों नमस्कार। आपका फिर एक बार स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कभी आपने सोचा है कि हमारे या आपके घर में जब एक नए मेहमान का आगमन होने को होता है तो उससे पहले कई तमाम तैयारियां हम लोग करते हैं। हम तैयारियां करते हैं, उसके बाद उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ते, बड़े नाज़ों से उसे बड़ा करते हैं। क्यों? ताकि वो कल को पले, अच्छा बढ़े, कुछ बन सफल इंसान बने और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी नाम रोशन करे। सच है ना? आप सोच रहे होंगे मैं इस कार्यक्रम में आज ये सब बातें क्यों कर रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक किसान के लिए फसल उत्पादन भी बच्चों की परवरिश से कुछ अलग नहीं है। कैसे? जैसे कि हम फसल बुवाई से पूर्व तमाम तैयारियां करते हैं, खेतों को तैयार करते हैं, बीजों का चयन करते हैं, बीजों का उपचार करते हैं। उसके बाद बुवाई के बाद जब खेतों में नन्ही नन्ही कोपलें फूटने लगती हैं तो उनकी देखभाल एक छोटे बच्चे की तरह करते हैं। मैं सही कह रही हूँ ना? और हम ये चाहते हैं कि एक रोग रहित अच्छा फसल उत्पादन मिले। रोग रहित से मुझे याद आया कि आज इस अंक में हम पौधों को रोग से कैसे बचाएं, इसी विषय पर बहुत सारी बातें करने वाले हैं और बहुत सारी जानकारियां आपके साथ साझा करने वाले हैं। लेकिन पहले हम देखेंगे कृषि समाचार और जानेंगे आज क्या रहे मंडी के भाव। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। सबसे पहले जान लेते हैं आज की खास खबरें। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों का हो सम्मान। सरसों की फसल में सामयिक कार्य। रजनीगंधा की उन्नत खेती। पशुओं में अफरा रोग। उपयोगी यंत्र स्टोरी पर। राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि खेती किसानी के लिए ऋण लेकर समय पर चुकाने वाले किसानों की सूची बनाई जाए। ऐसे किसानों को विशेष अवसर पर या अन्य कार्यक्रमों में सम्मानित किया जाए। इससे अन्य किसान भी प्रोत्साहित होंगे। उन्होंने कहा है कि पात्र किसानों को समितियों का सदस्य बनाने के लिए अभियान चलाया जाएगा और एक निश्चित समयावधि में सभी किसानों को सहकारी साख समितियों का सदस्य बनाया जाए। श्री सारंग ने कहा है कि अन्य क्षेत्रों में भी सहकारिता की संभावना को तलाशा जाना चाहिए। श्री सारंग ने सहकारी क्षेत्र में बनने वाले गोदाम की अपेक्स संस्था राज्य स्तरीय सहकारी गोदाम संघ भी गठित करने को कहा। सरसों की फसल की दो अवस्थाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। पहली अवस्था है फूल बनने और दूसरी अवस्था है फलियां बनने की। इन दोनों अवस्थाओं में पौधों में नमी एवं पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए। सरसों की फसल में इन दोनों अवस्थाओं में दो बार सिंचाई कर दें तथा नाइट्रोजन का भुरकाव पहली सिंचाई के बाद ही कर देना चाहिए। साथ ही सरसों की फसल में खरपतवार का प्रकोप अधिक होता है। खरपतवार का नियंत्रण कर फसल को सुरक्षित रखने का इंतजाम करें। रजनीगंधा की खेती के लिए ठंडी एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसकी खेती सभी प्रकार की हल्की से भारी भूमि में की जा सकती है। मध्य प्रदेश में रजनीगंधा की खेती अप्रैल से नवंबर माह के बीच सफलता से की जा सकती है, जिसके लिए खेत में कंद रोपाई से पहले खेत की तैयारी फरवरी माह में की जानी चाहिए, जिससे कंदों को फरवरी माह के अंत से अप्रैल तक लगाया जा सकता है। रजनीगंधा की मुख्य किस्मों में कलकत्ता सिंगल, कलकत्ता सेमी डबल, स्वर्ण रेखा, रजत रेखा आदि मुख्य हैं। आजकल के मौसम में पशुओं द्वारा बरसीम अधिक मात्रा में खा जाने के कारण उनमें अफरा रोग हो जाने की संभावना बनी रहती है। पशु का पेट फूल जाता है, बेचैनी होती है, जुगाली करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में स्थायी उपचार के लिए 10 से 15 ग्राम हींग, 50 ग्राम काला नमक, 50 ग्राम अजवाइन मिलाकर बारीक पीस लें तथा 1 लीटर गुनगुने पानी में मिलाकर पशु को सिर्फ एक बार पिलाएं। पशु को टहलाएं, मुंह खोलकर गुड़ चटाएं, जिससे पेट में बनी गैस बाहर निकल जाए। समस्या अधिक होने पर पशु चिकित्सक से परामर्श लें। कंबाइन हार्वेस्टर से गेहूं की फसल की कटाई के बाद खेत में 8 से 12 इंच लंबे डंठल शेष रह जाते हैं, जिसे आग लगाकर नष्ट किया जाता है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया एवं वायरस आदि नष्ट हो जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी आती है। साथ ही पर्यावरण प्रदूषित होता है। स्टोरीपर के उपयोग से कटाई के बाद फसल के अवशेष से भूसा बनाया जाता है, जिसमें 1 एकड़ में 8 से 10 क्विंटल भूसा प्राप्त होता है तथा इससे 1 घंटे में 1 एकड़ की कटाई की जा सकती है। इस यंत्र के प्रयोग से लगभग 3000 से 35,000 प्रति एकड़ का लाभ होता है। ये थे आज के कृषि समाचार। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
सबसे पहले जानते हैं टमाटर के प्रति क्विंटल भाव। बैतूल में न्यूनतम 180 रुपए और अधिकतम 200 रुपए, भोपाल में न्यूनतम 300 रुपए और अधिकतम 500 रुपए, शाजापुर में न्यूनतम 300 रुपए और अधिकतम 500 रुपए और इंदौर में न्यूनतम 100 रुपए और अधिकतम 400 रुपए रहा। इसके बाद जानते हैं आलू के प्रति क्विंटल भाव। श्योपुर कला में न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 600 रुपए, राजगढ़ में न्यूनतम 300 रुपए और अधिकतम 700 रुपए, मुरैना में न्यूनतम 384 रुपए और अधिकतम 400 रुपए और छिंदवाड़ा में न्यूनतम 400 रुपए और अधिकतम 600 रुपए रहा। अंत में जानते हैं हरी मिर्च के प्रति क्विंटल भाव। मंदसौर में न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 700 रुपए, श्योपुर कला में न्यूनतम 800 रुपए और अधिकतम 900 रुपए, भोपाल में न्यूनतम 1500 रुपए और अधिकतम 2500 रुपए और छिंदवाड़ा में न्यूनतम 1000 रुपए और अधिकतम 1100 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। किसान भाइयों, इस समय जब आप अपने खेतों की तरफ देखते होंगे तो दूर दूर तक फैले छोटे छोटे हरे हरे पौधों के रूप में आपको अपनी मेहनत सफल होती नजर आती होगी। सही कह रही हूँ ना? लेकिन ये वो सही समय भी है जब आप अपने खेतों में लगे हुए पौधों को रोगों से बचाएंगे। और इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़ चुकी हैं अपर्णा जायसवाल जी, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं कृषि महाविद्यालय गंज बासोदा से। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। अपर्णा जी, आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। और आज मैं और किसान भाई पौधों को रोगों से किस तरह बचाएं, इसके बारे में बहुत सारे आपसे उपाय पूछेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगी कि आज पौध संरक्षण का इतना बोलबाला है, इतना हमने किसानों को जागरूक किया हुआ है, उसके बाद भी कीड़ों से फसल खराब हो गई या बीमारियों से फसल को नुकसान हुआ, ऐसी बातें अक्सर सुनने को आ रही हैं। मतलब इस चीज़ में कमी क्यों नहीं आ पा रही है? नमस्कार। जी हाँ, आपका सवाल बिल्कुल सही है। हमारा देश प्राकृतिक संसाधनों से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद जो है आज ये हो रहा है कि हम अपने प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का जो है समुचित रूप से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। और इसी कारण से ये हो रहा है कि प्राकृतिक संतुलन जो है वो बिगड़ रहा है। मृदा की उर्वरक क्षमता जो है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। कुछ ऐसे मूलभूत मुद्दे हैं जैसे कि फसल चक्रों को अपनाना जो है, शस्य क्रियाओं को समय पर करना, जिसकी अगर वो थोड़ी बारीकी से देखभाल के सहित यदि वो इस चीज़ को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से वो टिकाऊ पौध संरक्षण योजना बना सकते हैं। अपर्णा जी, जैसे आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत में एक बात कही कि एक छोटे बच्चे की परवरिश और एक किसान के लिए खेतों में फसल को उगाना, ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कुछ हद तक समान है। आप क्या सोचती हैं इस बारे में?
जी हाँ, जैसे कि अगर यदि हम एक छोटे बच्चे की परवरिश अच्छे से करते हैं तो वो बड़ा होकर के हमें एक अच्छा रूप देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से है कि यदि हम पौधों की देखभाल शुरुआत से ही अच्छी करेंगे तो हमें बढ़वार और उत्पादन भी जो है वो अच्छा मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले तो बीजोपचार करना अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल। इसके बाद जो है सही समय पर सिंचाई करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो है उर्वरकों का और खादों का सही तरीके से और सही मात्रा में प्रयोग करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अच्छा, मैं अब आपसे दूसरा सवाल करती हूँ कि जैसे हम फसलों के उत्पादन में खाद की उपयोगिता को तो जानते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी है कि खादों का कुछ ऐसा उपयोग भी हो सकता है जिससे हमको रोग रोधी फसलें मिलें, ऐसा कुछ है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। वैसे तो हमारे पौधों को मूल रूप से 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अच्छा। जी हाँ, लेकिन इसमें हमारे किसान भाई जो हैं वो मूल रूप से सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश ही दे पाते हैं, और जाने अनजाने उसकी मात्रा भी कभी ऐसे दे देते हैं कि वो फ़ायदे की जगह नुकसान कर जाती है। अच्छा। प्रयोगों में ये बात भी सिद्ध हो चुका है कि नाइट्रोजन की अधिक मात्रा से बहुत से पोषक तत्वों का अवशोषण जो है वो भी रुक जाता है। तो यहाँ पर यह अति आवश्यक है कि हम जो खाद दें और जो उर्वरक दें उसकी संतुलित मात्रा दें। उर्वरा शक्ति बनाए रखें हमेशा, उसके लिए क्या कर सकते हैं वो? देखिए, उर्वरक शक्ति को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को ये बोलूँगी कि वो मृदा की जांच कराएं। अपने मृदा की क्या स्थिति है इसका पता करना बहुत आवश्यक है, और उसके अनुसार ही जो है वो उर्वरक या खाद जो है वो दें। प्रचुर मात्रा में कंपोस्ट का प्रयोग करें, और यदि यह संभव नहीं हो पा रहा है तो अपने खेत में क्रमवार रूप से जो है हरी खाद बोएं। इससे ये होगा कि 4-5 वर्षों में जो है स्वतः ही जो है भूमि को जो है आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा जो है वो मिल जाएगी, कमी पूरी हो जाएगी। जी हाँ। पौध संरक्षण की बात की थी मैंने पहले, तो इसमें कौन सी क्रियाएं हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, मतलब जानना चाहेंगे ये भी किसान भाई? जी हाँ, मूल रूप से तो सस्य क्रियाओं का हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आज जो कृषि हो रही है इसमें जो यांत्रिक तत्वों का प्रयोग हो रहा है, और इसके अलावा जो है ठेका पद्धति जिसपे खेती की जा रही है, तो इससे जो खेती का प्रारूप काफ़ी कुछ बदल चुका है। तो इसमें ग्रीष्मकालीन में की जाने वाली जो गहरी जुताई जैसी सार गर्भित जो क्रियाएँ हैं वो लगभग नहीं सी हो गई हैं। आज जो है हमारे किसान भाई रासायनिक खरपतवार नाशियों का प्रयोग कर रहे हैं। पहले ये होता था कि निदाई और गुड़ाई के द्वारा जो है खरपतवार जो है हटाया जाता था, जिससे कि सारे के सारे खरपतवार जो है वो समान रूप से हटते थे, किंतु आज ऐसा नहीं होता। तो हमारे किसान भाइयों को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो किस प्रकार से इन्हें कर रहे हैं। इसके अलावा जो है जो बुवाई का समय है, क्योंकि अगेती बुवाई जहाँ कुछ कीट व्याधियों को रोकती है, वहीं जो है वो कुछ कीट व्याधियों को जो है बुलावा भी देती है। तो किसान भाई जो हैं वो इस चीज़ को बड़ा ही सोच समझ करके चयन करें कि उन्हें किस प्रकार की क्रियाएं जो हैं खेतों में लानी है, और उसके बाद जो है उस पर किस कौन कौन से जो फसल हैं उसमें कौन से कीट होते हैं, उनके जीवन चक्र का क्या रूप है, उसे जान करके वो इनका प्रयोग करें। जी बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, एक बात है कि फसलों का चयन कुछ वो भी इसमें भूमिका निभाता होगा कि किस तरह की फसलों का हम चयन करें कि हमें रोग रोधी फसलें प्राप्त हों? जी, आज हमारे जो किसान भाई हैं वो ज़्यादातर नकदी फसल या लाभ देने वाले फसलों की तरफ आकर्षित हैं। लेकिन ये जो नकदी फसल हैं या जो लाभ देने वाली फसलें होती हैं, ये कीट व्याधियों के लिए बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। तो किसान भाइयों को फसल चक्र की तरफ ध्यान देना चाहिए। अच्छा अपर्णा जी, एक बात है कि जैसे कीड़ों से बचाना है, रोगों से बचाना है, बीमारियों से पौधों को बचाना है, इसके बहुत सारे उपाय रासायनिक तो हैं ही, प्राकृतिक कौन से उपाय हैं जिन्हें आप बिना कम खर्चे में या बिना खर्चे में कर सकते हैं? बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे कि हवा है, पानी है, जिससे स्वतः ही बहुत से कीटों का जो है कीट जो है नियंत्रण में आ जाते हैं। ये जैसे कि कई बार हमने सुना होगा किसान भाइयों से कि वर्षा से लटें स्वतः ही ख़त्म हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा जो है वो हमारे किसान भाई ले सकते हैं, और इससे न सिर्फ वो अपना लागत कम करेंगे बल्कि कम लागत में अधिक उत्पादन भी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अपर्णा जी ने हमें इतनी अच्छी जानकारियाँ दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है।
इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है, हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। बात गांव की, बात किसान की, जानकारी नई तकनीक की, मुलाकात सफल व्यक्तियों से, साथ में मनोरंजन और भी बहुत कुछ। ये सब मिलेगा आपके अपने कार्यक्रम गांव इंडिया में। तो देखना ना भूलें, सोमवार और मंगलवार सुबह 7:30 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, तो अभी हमने जाना कि रोगरोधी फसलें कैसे मिलें हमें, हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं या पौधों को बीमारियों से कैसे बचाएं। इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां उम्मीद है आप अमल करेंगे अपने खेतों में। इसके साथ ही कुछ ऐसे सामयिक कार्य भी होते हैं जिनको करने की वैज्ञानिक अनुशंसा करते हैं, जिनके चलते आप अपनी फसलों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, उन्हें नुकसान से बचा सकते हैं। तो रवि में ऐसे कौन से सामयिक कार्य हैं, जानेंगे विशेषज्ञ शेखर सिंह बघेल जी से, जो कि JNKK में कृषि वैज्ञानिक हैं जबलपुर से। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश की अगर हम रबी मौसम की बात करें तो गेहूं और चना की फसल हमारी मुख्य फसल के रूप में अभी मध्य प्रदेश में लगी हुई है। और अगर हम इन फसलों की समसामयिक प्रबंधन की बात करें तो अभी हमारी गेहूं की फसल लगभग जिन क्षेत्रों में पहले लग गई वो लगभग 1 से सवा महीने तक की फसल हो रही है और चना भी लगभग 1 माह के लगभग का हो रहा है। ऐसे समय में हमें चाहिए कि किसान भाई किन किन खास बातों का ध्यान रखें ताकि आपका उत्पादन अच्छा हो, साथ ही साथ उत्पादन के साथ गुणवत्ता भी अच्छी मिले। इसके लिए किसान भाई सबसे पहली बात है कि अगर 1 से सवा महीने की फसल हो रही है तो आपको खरपतवार प्रबंधन की बात करनी है। खेतों में अगर खरपतवार बहुत अधिक हैं, अनावश्यक पौधे निकल आए हैं तो उनको आपको खेतों से बाहर करना है, सफाई करनी है और इसके बाद आपको उस खेत में सिंचाई करनी है। अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं की फसल में हमने जो खाद है वो प्रारंभिक जब हम बुआई कर रहे हैं उस दौरान हमने पूरी यूरिया नहीं दिया होगा, क्योंकि आधा यूरिया देना होता है। उसके बाद जो दूसरा भाग होता है, जो हमारा आधा बचा होता है, उसका आधा भाग वो हमें लगभग 25 से 30 दिन या जो हमने अभी खरपतवार प्रबंधन किया है इसके बाद में हमें उसकी जो हमारे यूरिया बचा है उसको देना है। इसके बाद बात आती है कि हमें खेत में रस चूसक कीटों की बहुत अधिक समस्या देखी जाती है। तो गेहूं की फसल में अगर हम रस चूसक कीटों की बात करें तो एफिड, जैसिड, माहू ये ऐसे कीट हैं जो कि हमारे नए बढ़वार करते हुए जो पौधे होते हैं उनके जो नए भाग होते हैं उन भागों में बहुत अधिक मात्रा में ये रस चूसक कीट लग जाते हैं, जिससे जो पौधों की बढ़वार है वो धीमी हो जाती है और इससे भी हमें उत्पादन में अधिक नुकसान होता है। तो इसके लिए हमारे किसान भाई चाहें तो प्रारंभिक स्तर पे अगर खेतों का निरीक्षण करते हैं, भ्रमण करते हैं और इस तरह की समस्या दिखाई दे रही है तो आपको चाहिए कि आप इसमें 5 ml नीम तेल प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर छिड़काव करते हैं तो प्रारंभिक स्तर में इन कीटों से आपकी समस्याओं का निजात हो जाएगा। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपको बहुत अधिक समस्या दिखाई दे रही है और जब आपकी इन कीटों को रोकने में समस्या हो रही है नीम तेल वगैरह से, तो आपको फिर अंतिम विकल्प के रूप में रासायनिक दवा की तरफ जाना है। और रासायनिक दवा की जब हम बात करते हैं तो उसमें ट्राइजोफास या क्लोरोपाइरीफास इसकी 1.5 से 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर हम छिड़काव करते हैं तो इन रस चूसक कीटों से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके साथ साथ किसान भाई इस बात का ध्यान रखें, चूँकि इस वक्त चने की फसल भी हमारे खेत में लगी है तो खरपतवार प्रबंधन के बाद में खाद तो चूँकि आपने प्रारंभिक समय में ही पूरी खाद दे दी होगी, इस समय आपको सिर्फ खरपतवार प्रबंधन और साथ ही साथ पानी की सिंचाई का विशेष ध्यान रखना है। चूँकि हमारी जो चने की फसल है वो लगभग इस वक्त बढ़वार की स्थिति में है और कुछ ही दिनों में फूल भी आने की स्थिति बन जाएगी। ऐसे समय में जो रस चूसक कीट हैं इसमें भी वही रस चूसक कीट एफिड, जैसिड, माहू इनकी बहुतायत में समस्या दिखाई देती है। तो इनकी रोकथाम के लिए भी आपको प्रारंभिक स्तर में नीम के तेल जो है उसकी 5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर खेत में अगर आप इसका छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो चने की फसल है उसमें इन रस चूसक कीटों की समस्या से निजात मिलेगी। इसके साथ ही साथ आप चने के खेत में टी आकार की जो खूंटी होती है उसमें इस तरीके की खूंटी जो हम खेतों में लगभग पर एकड़ के हिसाब से 20 से 25 खूंटियाँ खेतों में फैला देवें और उनको खेतों में लगाने के बाद उसमें जो हमारे
जो कीट हैं उनको खाने के लिए पक्षी बैठेंगे और इससे एक समन्वित कीट नियंत्रण की ओर आपका कार्य हो जाएगा। प्रारंभिक स्तर में तो कीटों का नियंत्रण बड़ी आसानी से इनके माध्यम से जो हमारे पक्षी बैठते हैं वो कीटों को खाकर रोकथाम कर ले। जब बहुतायत में आपको जो कीट हैं उनकी समस्या दिखाई देती है तो उस समय आपको चाहिए कि आप उसमें जो रासायनिक दवा है, जो हम अंतिम विकल्प के रूप में बोलते हैं, उसका उपयोग करना चाहिए। उसके लिए हम दवा की बात करें तो क्लोरोपाइरीफास या ट्राइजोफास, इसकी 1.5 से 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर हम खेतों में इसकी छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से आपके चने के खेत में इन कीटों की समस्या भी कम आएगी। साथ ही जब आपकी फलियां बनती हैं उस समय आप जो हमारी क्लोरोपाइरीफास या ट्राइजोफास जो दवा है उसकी 2 ml मात्रा को खेतों में अच्छी तरीके से छिड़काव करके उसकी रोकथाम कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई बार देखा जाता है कि चने के खेत में उगरा रोग की समस्या दिखाई देती है। खेत में कई बार आपने देखा होगा कि छोटे छोटे पैचेस में या छोटे छोटे भाग में पौधे सूखने लगते हैं। उन पौधों में उगरा रोग की समस्या दिखाई देती है, जो कि प्रारंभिक स्तर में अगर हमारे किसान भाई उन खेतों में जो हमारी ट्राइकोडर्मा दवा है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं या बीजोपचार नहीं करते हैं, तो अगर हम पहले ही फसल की बुआई के पहले ही किसी भी प्रकार के जो हमारा फफूंदनाशक है उससे अगर बीजोपचार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी फसल में इन जो फफूंदी जो रोग है उससे रोकथाम होगी। और अगर इस वक्त आपको खेतों में कहीं ऐसे उगरा रोग से ग्रसित पौधे दिखाई दे रहे हैं तो उन पौधों का नियंत्रण करना है। कम मात्रा में अगर पौधे दिखाई दे रहे हैं तो आप 1, 2, 4 पौधे अगर खेतों में दिखाई देते हैं उन पौधों को उखाड़ लेवें और उखाड़ने के बाद उसको पॉलीथीन के अंदर डाल देवें और पॉलीथीन में डाल के उसको खेतों से बाहर ले जाके उसको नष्ट करें या जला देवें। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है तो उस वक्त फिर आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की बात है। लेकिन अगर आप कम मात्रा में पौधे हैं तो उन पौधों को निकालने के बाद खेत में ट्राइकोडर्मा जो दवा है उसका आप खेत के जो आपकी पौधे निकाले हैं उसमें ट्रेंचिंग कर दें, मतलब उनकी जड़ों के आसपास उसको डाल देवें। इस प्रकार से किसान भाई गेहूं की फसल में और चने की फसल में समसामयिक प्रबंधन के रूप में जो आपको बातें बताई जा रही हैं, इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छा उत्पादन भी ले पाएंगे और गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त करके जो आप मंडी में आपका बीज भेजेंगे या आपका जो दाना भेजेंगे उसका अच्छा लाभ आप हमारे किसान भाई प्राप्त कर पाएंगे। धरती पर अवतार बनकर जन्म लेते हैं कुछ ऐसे जांबाज, ये जज्बे और जुनून से खुद लिखते हैं अपनी तकदीर। ऐसे किसानों की गौरव गाथा देखिए कदमों में आसमां, हर गुरुवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद अपनी कहानी। चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना। हर ग्रामीण महिला बनी मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने। हर शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गर्व भारत के विकास का, गौरव प्रगति के विश्वास का, चेहरा भारतीय किसान का, परचम भारत की शान का। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में आज हमने आपके साथ बहुत सारी जानकारियां साझा की। उम्मीद है कि आपके लिए लाभप्रद साबित होंगी। आज हमने जाना कि रबी में कौन से सामयिक कार्य होते हैं, साथ ही पौधों को रोगों से किस तरह बचाया जाए। अगले सप्ताह कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।